ज़रा सोचिए, करीब 80 साल से दुनिया को एक कहानी सुनाई जा रही है। एक ऐसी कहानी जो सुनने में बेहद सीधी, बेहद आसान और बहुत ही सुविधाजनक लगती है। कहानी ये कि आतंकवादी कौन हैं, और ज़्यादातर लोगों ने इस कहानी को सच मान लिया, बिना कभी ये पूछे कि आखिर ये कहानी लिखी किसने थी। लेकिन जैसे ही आप इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करते हैं, तस्वीर बदलने लगती है। ये तस्वीर इतनी भी साफ नहीं जितनी हमें दिखाई गई। इजराइल बनने से पहले मध्य पूर्व हमेशा से जंग का मैदान नहीं था। फिर 1940 के दशक में धमाकों, हथियारबंद गिरोहों और ज़ायोनी उग्रवादी संगठनों की हिंसक कार्रवाइयों ने पूरे इलाके की दिशा बदलनी शुरू कर दी। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर यही संगठन आज मौजूद होते तो शायद उन्हें भी आतंकवादी संगठन कहा जाता, और इन्हीं संगठनों ने आगे चलकर इजराइल की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं कि इजराइल की स्थापना के पीछे कुछ आतंकवादी संगठन थे? मैं बताता हूँ। 1948 से पहले 3 अहम संगठन छुप के काम कर रहे थे। सबसे बड़ा संगठन हगाना था, जो 1936 से 1939 के अरब क्रांति के दौरान यहूदी बस्तियों को सुरक्षा प्रदान करता था और जवाबी हमले भी करता था। मेनाहिम बेगिन के संचालन में इरगुन संगठन अरब और ब्रिटेन के संस्थानों पर बमबारी और आतंकवादी हमले करता था, जिसमें 1946 का किंग डेविड होटल पे आक्रमण भी शामिल है, जिसमें 91 लोगों की मौत हुई थी। 28 ब्रिटिश, 41 अरब, 17 यहूदी और 5 अन्य लोग थे। इत्ज़ाक शमीर के संगठन लेहाई या गरम दल की खासियत थी ब्रिटिश अधिकारियों का वध। ब्रिटेन ने इन तीनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, जबकि अधिकतर यहूदी उनको स्वतंत्रता सेनानी मानते थे। 1948 में इजराइल के बनने के बाद इन तीनों संगठनों को बंद करके इनके आतंकवादियों को इजराइल डिफेंस फोर्स से जोड़ दिया गया। बेगिन और शमीर आगे चल के इजराइल के प्रधानमंत्री भी बने, पर इतिहास के इस सत्र को बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इतिहास का एक और पहलू भी है जिस पर बहुत कम बात होती है। इराक और कुछ दूसरे अरब देशों में हुए कुछ धमाकों के बारे में ये आरोप लगाया जाता है कि उन्हें ज़ायोनी तत्वों ने अंजाम दिया, लेकिन इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया। इसके पीछे का मकसद क्या था? इसका मकसद था डर का माहौल बनाना, ताकि सदियों से उन देशों में रहने वाले यहूदी अपने घर छोड़ दें और इजराइल जाकर बस जाएं। इस नज़रिए के मुताबिक ये पलायन सिर्फ अपने आप नहीं हुआ था। जी हाँ, डर भी एक हथियार था। बहुत दूर जाने की भी क्या ज़रूरत है, खुद यहाँ भी मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये कह के ही तो डराया जाता है कि वो ख़तरे में है। खैर, वो बात कभी और। फिर धीरे धीरे दुनिया में लोगों पर अलग अलग लेबल चिपका दिए गए। अगर आप पश्चिमी ताकतों के साथ थे तो आप फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन अगर आप अपनी ज़मीन और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे तो आपको आतंकवादी कहा जाने लगा। कहानी आसान थी, बार बार दोहराई गई और इतनी बार दोहराई गई कि बहुत से लोगों ने उसे ही सच मान लिया। यहाँ भी आप रुक के सोचिए कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये इत्यादि ये सब अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये क्रांतिकारी थे, पर अंग्रेज़ों के लिए वे आतंकवादी थे। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। आज हम घटनाओं को उसी वक्त होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। न सिर्फ चुनिंदा रिपोर्टें, न सिर्फ तैयार की हुई कहानियाँ, बल्कि फ़िलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, लीबिया और पूरे मध्य पूर्व से आती इंसानी तकलीफ़, तबाही और गम की तस्वीरें। इन तस्वीरों ने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जो कुछ वे देख रहे हैं वो उस कहानी से मेल नहीं खाता जिस पर उन्हें बरसों से यकीन दिलाया जा रहा था। और जब हकीकत किसी कहानी से टकराने लगे तो एक दिन इंसान सवाल पूछना शुरू कर देता है। मकसद किसी एक पक्ष का आंख बंद करके साथ देना नहीं है, मकसद सिर्फ
इतना है कि इतिहास को सवालों की नज़र से भी देखा जाए। ये समझा जाए कि ताकतवर लोग अक्सर अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाने की ज़्यादा ताकत रखते हैं, और कई बार आतंकवादी और क्रांतिकारी जैसे शब्द सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि उन्हें बोल कौन रहा है। और शायद, बस शायद, दुनिया पहले से ज़्यादा सवाल पूछना शुरू कर रही है, और शायद यहीं से सच की तलाश भी शुरू होती है। आप खुद गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर न्यूज़ चैनल्स और अखबार के मालिक कौन हैं। अमेरिका में तो उनकी बागडोर ज़ायोनी ताकतों के हाथ में है। अमेरिका के एक प्रीचर लुइस फराखान ने कई वर्ष पहले ये बात कह दी थी कि अमेरिका की इकॉनमी, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका लीगल सिस्टम, उनके न्यूज़ चैनल्स सब पे ज़ायनिस्ट का कब्ज़ा है। हमारे अपने मुल्क में अब इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स नाम मात्र को भी नहीं रह गए। सब के सब सत्ता पक्ष की गोद में जाके बैठ गए। चाहे भय कहिए या धन की लालच, सब के सब सत्ता की भाषा बोलते हैं। इसीलिए वो पत्रकार जिनकी रीढ़ अभी भी मजबूत है, वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। अब मैं एक बात कहूँगा जो शायद आपने भी कभी सुनी या पढ़ी होगी, कि जब तक शेर अपनी गाथा लिखने में सक्षम नहीं होता, तब तक शिकारी की बहादुरी के चर्चे आम रहेंगे। नमस्कार।